राग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे बंगाल के एग्जिट पोल के नतीजों की और इस पर कि अब एग्जिट पोल है भी क्या, एग्जिट पोल कैसे आ रहे हैं। जी हाँ, 29 अप्रैल को शाम में वोटिंग खत्म ही हुई थी और उसके घंटे डेढ़ घंटे के बाद लगभग सभी टीवी चैनलों पर तमाम तरह के एग्जिट पोल्स आने लगे और उसमें एक बात तो तय है, देखिए सारे एग्जिट पोल को आप सही मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन अगर हम एग्जिट पोल को एक वैज्ञानिक विधि के तौर पर माने और अगर सारे एग्जिट पोल एक ही तरफ जा रहे हैं तो आप ये तो मान ही सकते हैं कि एक टेंडेंसी तो बता ही रहे हैं कि वोट इस तरफ गया है। उसमें सीटों के आंकड़े, तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जिट पोल पिछले कुछ चुनावों से एग्जिट पोल को लेकर तमाम किस्म के सवाल वगैरह उठते रहते हैं। जो राजनीतिक पार्टी हार रही होती है वो उसको नकार रही होती है और जो जीत रही होती है उसे ठीक बता रही होती है। लेकिन एग्जिट पोल एक्चुअल में होते क्या है? एक समय था जब 90 के दशक में भारतीय राजनीति में दूरदर्शन पर एग्जिट पोल आने शुरू हुए थे एग्जिट पोल, और उस वक्त CSDS जो कि शायद चुनावी अध्ययन के लिए भारत की सबसे प्रतिष्ठित संस्था है, वो एग्जिट पोल किया करती थी। और अगर जो लोगों ने वो देखा होगा उस दौर में, तो वो देखते थे कि वो ज़्यादातर जगहों पर वोट शेयर बताते थे कि अगर भौगोलिक तौर पर किसी प्रदेश को, देश को बांट रहे हैं तो बताते थे कि इस रीजन में इस पार्टी को इतना वोट शेयर हो सकता है, इतना वोट शेयर हो सकता है, इतना वोट शेयर हो सकता है। और उसकी एक बड़ी सैंपलिंग साइज, कितने लोगों के सैंपल लिए, किस किस समुदाय के सैंपल लिए, किस जाति के सैंपल लिए, और तमाम उसका एक पूरा वैज्ञानिक तरीका होता है। यहाँ अगर बिहेवियरल साइंसेस के आप विद्यार्थी रहे हैं या इस तरह के राजनीति विज्ञान में भी इस तरह के परिचय आपने पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि इस तरह के एग्जिट पोल की मेथडोलॉजी क्या होती है, और वो एक बड़ा मुश्किल काम होता है। और अगर पूरे देश में या किसी बड़े प्रदेश में आप उसे बड़े पैमाने पर करते हैं तो वो एक बड़ा खर्चीला, लाखों करोड़ों रुपए के खर्च का काम है। लेकिन फिर भी एग्जिट पोल तो हो ही रहे हैं, बहुत जगह सही होते हैं, बहुत जगह गलत होते हैं। अब बात करते हैं कि जो मौजूदा एग्जिट पोल आ रहे हैं, और बंगाल के मायने में इसलिए भी क्योंकि बंगाल में जितना हाई वोल्टेज चुनाव इस बार था, इस बार तो हाई वोल्टेज ने थोड़ा सा बाद में पकड़ा। पिछली बार का अगर आप चुनाव देखेंगे बंगाल का, तो वो इससे भी ज़्यादा हाई वोल्टेज था। चुनाव की तारीखें आने के कुछ दिन बाद से वो इतना हाई वोल्टेज हो गया, क्या था कि TMC से बड़ी की संख्या में भारतीय जनता पार्टी में नेता जाने लगे थे, और तमाम सारे शुभेंदु अधिकारी अपने साथ बहुत सारे विधायकों को लेकर आए, और तमाम नाम आते थे कि आज TMC का फला नेता BJP में शामिल हुआ। ऐसा ही हाई वोल्टेज चुनाव था, और उस बार भी मुद्दे ऐसे ही थे, बस SIR नहीं था। चुनाव 8 चरण में थे, और उसके बाद जो एग्जिट पोल आए वो भी करीब करीब ऐसे ही थे। कुछ उसमें TMC को बढ़त बता रहे थे, और कुछ में यह भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। लेकिन जब नतीजे आए तो वो ऐसे आए जो दोनों बातें बताने वालों की नहीं सही थे। किसी भी ममता बनर्जी की जीत की ओर भी जो एग्जिट पोल इशारा कर रहे थे, उन्होंने ये नहीं बताया था कि ममता बनर्जी 200 के पार निकलकर 212 पे चली जाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी की हार बताने वाले या भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से थोड़ा दूर बताने वाले भी ये नहीं बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 77 सीटें जीतेगी। दरअसल ये बंगाल का, जो आप बंगाल के चुनाव को, अगर आप बंगाल के भूगोल को और पूरे बंगाल में आप घूमेंगे तो एक इतना विविधता वाला राज्य, जहाँ पर सैंपलिंग करना जैसे इतना मुश्किल काम है, जो कि इन एग्जिट पोल्स पर एक सवाल तो उठाता ही है। क्योंकि अब जो एग्जिट पोल आते हैं उनमें सैंपल साइज कैसा रहा, कहाँ से कितने सैंपल्स लिए गए, कै बजे तक लिए गए, किन इलाकों के लिए गए, किस आर्थिक वर्ग से लिए गए, किस धार्मिक समुदाय के लिए गए, जातियों के लिए गए, इसके बताने के बजाय सीधे सीधे आपको सीटों की संख्या बताई जाती है, और कुछ में एक में आपको वोट परसेंटेज भी बताया जाता है, लेकिन उसका भी आधार नहीं बताया जाता है कि किन इलाकों से कैसे लेकर आए। तो ऐसे में जब अगर आप एक चुनावी सर्वेक्षणों के गहरे अध्येता हैं, यार आप जानना चाहते हैं कि दरअसल प्रवृत्ति क्या है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कौन जीता कौन हारा, कि वोटिंग की टेंडेंसी क्या रही, तो भी आप ये समझ नहीं पाते हैं। अगर आप CSDS के पोस्ट पोल सर्वे या पुराने वाले सर्वेज देखेंगे तो उनमें अलग अलग कैटेगरीज में अपने क्वेश्चनायर तक वो देते थे कि हमने ये सवाल लोगों से पूछा एग्जिट पोल में और पोस्ट पोल के बाद भी। अब उस तरह की चीज़ें गायब हो चुकी हैं। इतनी जल्दी नई नई एजेंसियां आ जाती हैं कि इसकी अपनी एक सियासत, इसका अपना एक बाजार और इसका अपना एक मनोरंजन सब कुछ हो चुका है, जो कि आता ही है। कई बार ये TRP के लिए भी आप कोई एजेंसी के साथ मिलकर कर लेते हैं एग्जिट पोल, और कई बार तो बहुत सारे ऐसे भी दिखे हैं कि
छोटे से आप दफ्तरों में बैठकर आपने रिपोर्टर्स को फ़ोन करके एग्जिट पोल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बंगाल एग्जिट पोल हम ये मान के चलते हैं कि जिन लोगों ने किया है उन्होंने कम से कम न्यूनतम वैज्ञानिक सावधानी तो इसमें रखी ही होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा एज दिख रहा है। लेकिन ये 2021 में जैसा कि मैंने बताया अभी दिख रहा था। और फिर आ जाते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव। उसमें एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां सबसे ज़्यादा गड़बड़ाए थे वो थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो खैर राजनीतिक पार्टी है, एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों के आकलन सबसे ज़्यादा जिन राज्यों में गड़बड़ाए थे उसमें उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बंगाल ही था। उत्तर प्रदेश में तो खैर अप्रत्याशित था जो कुछ हुआ, और ऐसा तो यहाँ बहुत सारे राजनीतिक नेता जो ज़मीन पे 24 घंटे मेहनत करते हैं वो भी इसका आकलन नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन बंगाल में तो मोटे तौर पर ये माना जा रहा था 2019 के चुनाव जैसी सफलता, बल्कि उससे ज़्यादा की सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। लेकिन नतीजे जब आए तो 2019 की सफलता उलट चुकी थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि चुनाव के बाद इंटरव्यू कह रहे थे, उनसे भी पूछा गया था कि आपको किस राज्य में लगा सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिला है, तो उन्होंने कहा था कि बंगाल में मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें उतनी परवान नहीं चढ़ी। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि उड़ीसा में उसकी भरपाई हो गई। लेकिन हम फिर बंगाल पे लौटते हैं तो बंगाल में एग्जिट पोल के जो गलत होने की वजह है वो बहुत सारी वजह हो सकते हैं, लेकिन हम एग्जिट पोल के अगर तरीके पर और बंगाल की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं उस पर जाते हैं। कई बार होता है कि मान लीजिए आप नॉर्थ बंगाल, अब अगर आप बंगाल को भौगोलिक स्थितियों में बांटना चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार कैसे भी बांट सकते हैं। कुछ कुछ दूरी पर, जैसे आप नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल के तौर पर मोटे तौर पर चुनाव विश्लेषक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन इलाकों में भी इतना विविधता है प्रेसिडेंसी या कलकत्ता, या तो कलकत्ता और 24 परगना में ही आप देखेंगे तो वोटिंग ट्रेंड इतने बदलते हुए लगते हैं। और इसके अलावा बंगाल के पिछले कई चुनाव में जो एक चीज़ ये देखी गई थी कि जो कई बार पोलराइजेशन वगैरह के लेकर सवाल होते हैं कि पोलराइज या इनको, इसमें ये देखा गया था कि महिला मतदाताएं कितनी पोलराइज हुई, इसका आकलन लगा पाना बहुत मुश्किल होता था। पोस्ट पोल सर्वेज में ये बात सामने आती है कि जिन इलाके पता चलता है कि जिन समुदाय के पुरुषों ने किसी एक पार्टी को वोट किया 50 से 55% के खिलाफ, उसी समुदाय की महिलाओं ने, जब पोस्ट पोल सर्वे में पता चलता है कि वो 60 से 70% वोट दूसरी पार्टी को कर रही हैं। ऐसे में आपके सैंपल साइज चूंकि छोटा होता है, और दूसरी बात इस विविधता को पकड़ना, इस एरर को पकड़ना बहुत आसान भी नहीं होता है। फिर भी बंगाल के एग्जिट पोल एक टेंडेंसी तो ये कह ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एज है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि इस चुनाव चाहे जितना हाई वोल्टेज रहा हो, भारतीय जनता पार्टी इस बार बेहतर तरीके से लड़ी है। नॉर्थ बंगाल में उसकी स्थिति पिछले चुनाव में भी ठीक थी, इस चुनाव में और ठीक होगी ये लग रहा है। लेकिन अगर हम जब दूसरे फेज में आते हैं, एक तो पहला पॉइंट ये है कि उत्तर बंगाल में स्थिति कितनी ठीक होगी। जो 59 सीटें आई थी, क्या वो जो पहले चरण के 142 सीटों पे मतदान हुआ था, क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ 100 क्रॉस कर जाएगी? ये है, अगर इस तरह से ठीक होती है तो ये कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल शायद सही दिशा में है। लेकिन क्या इतना बड़ा बदलाव हो रहा है? नॉर्थ बंगाल के साथ ही उधर मुर्शिदाबाद और मालदा के भी कुछ हिस्से में जो भौगोलिक हिस्सा है वहाँ चुनाव हुए थे, और उत्तरी बंगाल की भी कुछ सीटें पिछली बार टीएमसी मामूली अंतर से हारी थी। और बहुत जगह ऐसी सीटें थी जहां ध्रुवीकरण जैसा मसला नहीं है, क्योंकि मुस्लिम आबादी वहां बहुत कम तादाद में है। हालांकि अगर कम तादाद में है और एसआईआर के बाद ये कहा जा रहा है कि टैक्टिकल तौर पर वहां पर टीएमसी को नुकसान है, लेकिन फिर भी जो बंगाल के पत्रकार हैं और स्थानीय राजनीति में रहने वाले लोग भी ये मानते हैं कि पहले चरण में बीजेपी को बढ़त तो है, लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं, लेकिन अगर आप उन इंडिपेंडेंट लोगों की बातचीत को निकालें तो ये समझ में आता है कि बीजेपी 75 से 80 तक सीटें नॉर्थ बंगाल के पहले चरण वाले चुनाव में ला सकती है, और इसके बाद करीब 70 सीटों का 68-70 सीटों का मसला बचता है। तो क्या साउथ बंगाल में, जो कि ममता बनर्जी का गढ़ रहा है, पिछली बार वो लगभग 123 सीटें इस इलाके से जीत गई थी, वहाँ क्या उन 123 सीटों में से 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी अगर एग्जिट पोल के ट्रेंड सही हैं? अगर एग्जिट पोल अगर सही है तो ऐसा होना लाजिमी है। अगर ऐसा एग्जिट पोल्स ने अगर प्रवृत्ति पकड़ी है तो फिर ऐसा होगा साउथ बंगाल के इलाके में। लेकिन जो वहाँ के मतदान की रिपोर्ट्स हैं
और ख़ास तौर से कुछ एक ऐसी पहेलियां हैं जो कोई बुझा नहीं पा रहा है। अभी भी यही है कि पोलराइजेशन का असर साउथ बंगाल में भी हुआ है, ख़ास तौर से कोलकाता और उत्तर परगना के ज़िलों में। बाकी एक मुस्लिम बहुल आबादी वाले कुछ ऐसी सीटें हैं, वहाँ पोलराइजेशन हुआ है, लेकिन टीएमसी को वहाँ पर एज या उसकी जीत का मार्जिन इतना बड़ा है कि शायद अभी वहाँ बीजेपी पीछे रह जाए। लेकिन अगर कोलकाता प्रेसिडेंसी और हावड़ा या 24 परगना के ज़िलों में भारतीय जनता पार्टी, जो कि थोड़े से अर्बन इलाके भी हैं, यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन क्या वो प्रदर्शन इतना अच्छा होगा, फिर वही सवाल कि वो 70 सीटें ले आएगा। अब ये संभावना यहाँ पर इस बात पर टिकती है कि जो हिंदू पुरुष पोलराइजेशन सभी जातियों में अक्रॉस द कास्ट हुआ है, ये बात सही है, लेकिन महिलाओं ने किसको वोट दिया है, ये बात अभी भी थोड़ा पेचीदा है और ये पोस्ट पोल सर्वेज में और बाद में ही पता चलेगा। महिलाएं वोटिंग टर्नआउट के तौर पर महिलाएं ज़्यादा निकली हैं, मुस्लिम महिलाओं का भी प्रतिशत खूब बढ़ा है, मुस्लिमों जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में रहा करते थे वो भी खूब लौटे हैं, और दूसरे अन्य समुदाय के जो भी लोग लौटे थे, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ने जो भी उनका संभावित वोटर था उनको टिकट दे देकर बंगाल में बुलाया। यानी कि बहुत सारे लोग जो नहीं वोट करते थे वो भी बंगाल वोट करने आए, तो कुछ वोट एसआईआर में कट गए थे, और जो वोट करने नहीं आते थे वो वोट आए, तो वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में महिलाएं, मुस्लिम महिलाओं के बारे में तो ऐसा मान रहे हैं लोग कि वो वोट तो टीएमसी ही को गया, बल्कि मुस्लिमों में टीएमसी का जो कुछ इलाकों में वो वोट लेफ्ट कांग्रेस में चला जाता था। हालांकि ये ज़्यादातर वो इलाके थे जो खुद बहुत सघन मुस्लिम आबादी वाले ज़िले हैं, वहाँ ये था कि जीत तो किसी भाजपा विरोधी पार्टी की होगी, वहाँ पर ये वोट मिलता था। तो हो सकता है कि टीएमसी का परसेंटेज मुस्लिम वोटों में इस वजह से भी बढ़ जाए, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट ना हो। लेकिन अगर दूसरी जगहों पर मुस्लिम महिलाएं और कुछ ऐसे बने हैं, मुस्लिम महिलाओं के वोट और मुस्लिम पुरुष जो लौटे हैं प्रवासी मजदूरों के तौर पर, वो सीट जो कि पोलराइजेशन वाली सीटें हैं, वहाँ पर क्या वो वोट बढ़ा है, और उस स्थिति में क्या हिंदू महिलाएं अक्रॉस द कास्ट फिर बात कर रहे हैं, जो कि ममता बनर्जी को ज़्यादा वोट करती रहती हैं, और कहीं कहीं किसी किसी इलाके में तो 10 से 12% तक ज़्यादा वोट मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्या उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है? अगर ऐसा किया है तो ये टेंडेंसी जो एग्जिट पोल में दिख रही है वो सही हो सकती है, वरना साउथ बंगाल में की जो ज़मीनी रिपोर्टें हैं वहाँ पर बहुत मजबूती से लड़ती तो ममता दीदी भी नज़र आई हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि बंगाल में तो इतिहास रहा है एग्जिट पोलों के गलत होने का। और सबसे बड़ी बात जो अंत में ये है कि अगर जो CSDS का मैंने नाम लिया, इसके अलावा सी वोटर और एक्सिस माई इंडिया जैसी जो बड़ी एजेंसीज हैं जो इन चुनाव में सर्वे करती हैं, तो एक्सिस माई इंडिया तो अपना अभी पोल नहीं लाया है। उसके जो प्रमुख हैं प्रदीप गुप्ता, उन्होंने ये कहा कि जब 10 में से 7 लोग बोल ही नहीं रहे हैं तो क्या बताया जाए कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या होंगे। प्रदीप गुप्ता एक्सिस माई इंडिया के भी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और बंगाल को लेकर उनका आकलन बिल्कुल गलत साबित हुआ था। सी वोटर भी ऐसा ही कह रहा है कि ट्रैकर में ये जांच पाना बहुत मुश्किल है कि महिलाओं का, खासतौर से हिंदू महिलाओं का, ममता बनर्जी के लिए समर्थन बढ़ा है या घटा है या वैसा ही रहा है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो कि ये बताएगा कि एग्जिट पोल की ये टेंडेंसी सही है या गलत है। तो ये एग्जिट पोल के 2-3 चीज़ें हैं कि एग्जिट पोल जो इस तरह से होने लगे हैं, कुछ ज़्यादा ही होने लगे हैं, हर साल एक नई एजेंसी सामने आ जाती है। दूसरा, इनकी मेथोडोलॉजी क्या रह गई है। तीसरा, फिर ये चुनाव के बारे में अब कोई सामाजिक बात नहीं बताते हैं, केवल इस रोचकता को शांत करते हैं कि किस पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं, वरना एक समय चुनाव अध्ययन समाजशास्त्रियों और राजनीति शास्त्रियों के लिए एक अच्छा विषय हुआ करता था। खैर, हम एग्जिट पोल पर ही रहेंगे और देखते हैं कि 4 मई को ये एग्जिट पोल कितना सही कितना गलत बैठते हैं। एग्जिट पोल के बाद फिर बंगाल चुनाव की बात किसी दिन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत।